नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विधानसभा चुनाव परिणामों की बहस में भाजपा की चुनावी सफलता को रणनीतिक आक्रामकता और निर्ममता ठहराकर लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों का संकट बताने वाली बहसों से मेरी अपील है कि हमें बताया तो जाए कि लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर संजीदा और राजनीतिक विकल्प क्या है, कौन है। अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन न करने के लिए किसी सरकार को चुनावों के जरिए बदलना सही है, लेकिन चुनाव मात्र सरकार नहीं, विपक्ष की दक्षता और विश्वसनीयता का भी परीक्षण है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने शुरुआती 3-4 दशकों में केंद्र और तमाम राज्यों में लगभग एक छत्र राज किया। लोकतंत्र में वैकल्पिक राजनीति अनिवार्य है, लेकिन वैकल्पिक राजनीति या कहें कि विपक्ष के लिए डिस्काउंट ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ऊपरी सीमा क्या हो सकती है। डिस्काउंट ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सहन इसलिए कर लिया जाए क्योंकि वह बीजेपी जैसी कथित सांप्रदायिक पार्टी के विरोध में है। आप भाजपा की सफलता को लोकतंत्र के संरचनात्मक दोषों का चारित्रिक प्रमाण पत्र मानते हैं तो मानिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गणतंत्र के महज 13 ही साल हुए थे 1963 में, जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र न केवल औसत दर्जे बल्कि उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व देता है जिन्हें न तो ज्ञान है न समझ, और ऐसे लोगों को भी इसमें ताकत मिल जाती है जिन्हें न ज्ञान है न समझ। कांग्रेस एक मृतप्राय संगठन बन गई है और कई बार मुझे लगता है कि हमारा संसदीय लोकतंत्र भी एक मृतप्राय संस्था बनती जा रही है, अनकोट। तो इंदिरा की यह आशंकाएं किसके बारे में थी? क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री उनके पिता नेहरू, वाजपेयी, मनमोहन सिंह या मोदी और योगी? देश की लोकतांत्रिक परंपरा के साथ प्रयोग करने वाली पहली पार्टी के रूप में कांग्रेस इस सवाल से बच नहीं सकती कि संसदीय लोकतंत्र में नेतृत्व गुण का विकास, सकारात्मक मुद्दों की प्रधानता और समस्याओं के शीघ्र व टिकाऊ समाधान देने की क्षमता को लेकर कांग्रेस का सामर्थ्य आज के राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर तब जबकि देश में वैकल्पिक राजनीति के किसी भी समीकरण और गठबंधन में सेंट्रलिटी ऑफ कांग्रेस को अपरिहार्य माना जाता हो, क्योंकि वह मध्यमार्गी है जिसकी छतरी के नीचे सभी विचार और पहचान खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या यही सेंट्रलिटी कांग्रेस की कमजोरी बन गई है? कांग्रेस की समस्या यह नहीं है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी होने की पात्रता को लेकर संकट में है। उसकी विडंबना यह है कि दशकों तक राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के बोझ में तमाम संवेदनशील मुद्दों पर अपने विचारों में संशोधन करने, नए राष्ट्रीय विमर्श बनाने और उन्हें आत्मसात करने की क्षमता खो चुकी है। क्षेत्रीय दलों को अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को संकुचित कर रखने की एक सीमा तक सुविधा तो होती है, क्योंकि उनकी राजनीति किसी या कुछ राज्यों में सीमित है। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी को भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक विविधताओं को आत्मसात करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण कांग्रेस की अपनी सफलताएं हैं, तो विफलताएं भी उसी की हैं। कांग्रेस तो समाजवाद का सिलेबस ही नहीं समझ पाई है मानो। चलिए एक उदाहरण देता हूं। नवंबर 1968 में संसद में बताया गया कि 22 वर्षीय एक युवा ने 53 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति और 56 मील प्रति गैलन माइलेज वाली महज 6,000 रुपए की एक सस्ती स्वदेशी कार के भारत में निर्माण के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। स्वदेशी कारों के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उस समय रेनॉल्ट, टोयोटा, मैज़दा और मॉरिस जैसी नामी गिरामी कंपनियों ने भी दावेदारी की थी। लेकिन यह लाइसेंस उस युवा को दिया गया जो रॉयल रॉयस कंपनी में अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग को अधूरा छोड़कर आया था और उसे किसी कार को बनाने का अनुभव भी नहीं था। यह युवा प्रधानमंत्री इंदिरा के पुत्र संजय गांधी थे। प्रधानमंत्री इंदिरा की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 1970 में संजय गांधी को 50,000 ऐसी कारों को बनाने का लाइसेंस दिया। 1973 में देश के 75 कार डीलरों से सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 5 लाख रुपए जमा कराए गए और 6 महीनों में कार की डिलीवरी का वायदा किया, जो इस कंपनी ने पूरा नहीं किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक से 75 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन जारी करा लिया गया। आखिरकार आरबीआई ने इन बैंकों को सर्कुलर जारी कर बताया कि मारुति को दिया जाने वाला कोई भी ऋण देश की क्रेडिट पॉलिसी को कमजोर करने वाला माना जाएगा। चलिए मान लिया कि मारुति भारत के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की सक्सेस स्टोरीज में सबसे ब्राइट स्टोरी है, लेकिन उसके गठन में
जिस तरह नैतिकता, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के साथ समझौता किया गया, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? सवाल समाजवाद के मानकों का है और आप आज अडानी, अंबानी और टाटा को गालियां देते हैं। और एक उदाहरण बताता हूं। नेहरू स्वयं चाहते थे कि राजपथ के दोनों ओर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के लिए आवासीय परिसर बनाए जाए। बाद में जब मौद्रिक संकट काफी गहरा हो गया और आईएमएफ व अमेरिका ने भी रुपए के अवमूल्यन के लिए भारत पर भारी दबाव बना रखा था, तब प्रधानमंत्री इंदिरा थी और इंदिरा भी चाहती थी उस संकट में भी कि प्रेसिडेंट स्टेट के भीतर एक नया अदद प्रधानमंत्री का आवास निर्मित किया जाए। जिन निर्माण की आवश्यकता और अनुभूति नेहरू युग और इंदिरा युग की है, आप देश की नई संसद और जरूरी अवसंरचनाओं के निर्माण की सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध कर रहे हैं। विरोध के तर्क और तुक होते हैं, सनक नहीं होती। आपातकाल के बाद भी इंदिरा जी की राजनीतिक ताकत बची रही, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में वो हारी तो दक्षिण के राज्यों ने उनकी साख बचा ली। लेकिन कांग्रेस के पास आज ऐसे पॉलिटिकल स्वाइप की सुविधा नहीं बची है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को बेदखल कर रखा है। प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के लेकर कहा कि हमारी जितनी ताकत थी हमने सब झोंक दिया, अब चुनाव परिणाम देख लेंगे। कांग्रेस 1989-90 से दोहराती चली आ रही है कि उत्तर प्रदेश में उसका संगठन ठीक नहीं है। आखिरकार संगठन का यह दोष कैसा है, कितना विचित्र है कि जिसे कांग्रेस न समझ सकी है और न दूर कर सकती है। कांग्रेस आज सेकुलरिज्म और हिंदू पहचान के दोराहे पर है, तो इसका संबंध अयोध्या की उन घटनाओं के बाद बने समीकरणों से है, जिसमें हिंदू पहचान राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में लगातार सशक्त हो रही है। जरा सोचिए कि भाजपा और संघ जिस तरह 2002 दंगों की नत्थी की गई छवि वाले गुजरात के एक मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के बनारस में लाकर इस तरह प्रायोजित, प्रचारित और स्थापित कर लेती है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता गुजरात से कमतर नहीं है और इस प्रदेश में बीजेपी संसदीय चुनाव के अधिकतर सीट जीत जाती है। क्या कांग्रेस 1951 में गैर गांधी परिवार की पृष्ठभूमि वाले राजनीतिक प्रबंधन के दिग्गज, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान और सनातन परंपरा के आग्रही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को हैदराबाद से इलाहाबाद में स्थापित नहीं कर सकती थी? प्रयागराज, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी की पूरी पट्टी से सियासी प्रतिनिधित्व करने वाले इस परिवार और पार्टी की उम्मीद, आज की उम्मीद राहुल गांधी अब अमेठी नहीं, केरल के वायनाड से सांसद हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब पंजाब को देखें। आमतौर पर यही माना कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के सियासी प्रयोगों ने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को जगह दी और राष्ट्रीय अखंडता के लिए यह कितना आत्मघाती था, इसे कांग्रेस बखूबी जानती है। लेकिन 3 दशक पुराने इतिहास के सबक को कांग्रेस ने कैसा समझा कि हाईकमान प्रायोजित दुर्घटना में पहले तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार गई, अब वे इस चुनाव में पूरा प्रदेश गंवा बैठे। उड़ते पंजाब की सियासत आज जिस दौर में प्रवेश कर रही है, मुझे आशंका है कि कांग्रेस के लिए पंजाब उभरता हुआ एक नया उत्तर प्रदेश है, जहां वे सत्ता से स्थायी या लंबे समय के लिए बेदखल होने की शुरुआत कर रहे हैं और सत्ता से उनकी दूरी उस संगठन को समाप्त कर देगा और फिर कांग्रेस दोबारा फिर खड़ी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि पंजाब में जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी, एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान ने वैसी ही गलती दोहराई है। जम्मू कश्मीर हो, आसाम, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस की कहानियां इतिहास के ना समझे गए दोषों के बीजों का वटवृक्ष बन जाना है। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था की समझ हो, शीत युद्ध हो, संस्थाओं और पंथों के बीच के संबंध हो, लोकतंत्र की प्रक्रिया हो, लेखन और दर्शन नेहरू के आपको हर जगह मिलते हैं। लेकिन 1967 से पहले तक इंदिरा गांधी के इन मसलों पर विचार दिखाई नहीं देते। जहां तक समाजवाद जैसे शब्दों को समाजवाद जैसे शब्दों को इंदिरा गांधी ने इससे पहले कभी कहीं किसी मंच पर कहा भी ना हो, लेकिन वही इंदिरा इन सभी शब्दों और उसकी सियासत पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक बनी। तो आखिरकार इसके आज के कांग्रेस नेतृत्व को सबक क्या है?
कांग्रेस को विकल्प बनने से पहले यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वह अपने इतिहास को लेकर ईमानदारी से अपने सच, अपनी विफलताओं और विडंबनाओं को स्वीकार कर उनको सुधारने के लिए औपचारिक और भावुक नहीं, व्यवहारिक तरीकों को चुनने का साहस कर सकती है। कांग्रेस को लग सकता है कि उसे सभी सुझाव दे रहे हैं, लेकिन यह सुझाव कांग्रेस को ही मिल रहे हैं, यह उसका सुखद भाग्य है। कांग्रेस को यह याद दिलाने की जरूरत है कि 1959 में यूएन ढेबर जब पार्टी अध्यक्षता का उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तब इंदिरा गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब उत्तर प्रदेश से ही आने वाले नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रहे गोविंद वल्लभ पंत ने इंदिरा जी से कहा था कि प्रश्न यह नहीं है कि आपने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, बात यह है कि हम लोगों ने यह तय किया है कि आप ही पार्टी अध्यक्षा बनेंगी, यह आपका दायित्व है। कांग्रेस अपने नेतृत्व को लेकर आज भी ठहराव में जीने का अभ्यस्त दिखता है। यदि उसे लगता है कि नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व के बगैर उसकी अपील व साख नहीं है, तो वह व्यक्ति और विचार में महत्व और प्राथमिकता का संकट खड़ा कर रही है। यदि कांग्रेस भारतीय समाज और सरोकारों का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसका प्रतिनिधित्व परिवार ही क्यों कर सकते हैं, उसके विचार और दर्शन की प्रासंगिकता क्यों नहीं? समस्या ही यही है कि कांग्रेस विचारों का बिखराव रोकने का साहस नहीं कर पाई है, और परिणाम यह है कि नेतृत्व के बेहतर विकल्प जो उपज सकते थे वे बिखर रहे हैं। सच यह है कि न 1952 की राजनीति आदर्श थी और न आज की राजनीति आदर्श है। तब से अब तक लोकतंत्र के गुण दोष के अनुपात और संगठन में अंतर हो सकता है। लिहाजा 2022 की चुनावी राजनीति 1952 जैसे पहले आम चुनाव की नहीं है, लेकिन आज की राजनीति, जिसे आप आलोचनात्मक सुविधा के लिए मोदी दौर की राजनीति कह लेते हैं, मानिए यह बदलाव का वह प्रकार है जिसमें मोदी प्रधानमंत्री हैं। यदि विचारों की जड़ता और पारिवारिक नेतृत्व की निरंतरता कांग्रेस की कमजोरी है, तो कांग्रेस और हमें यह संतोष कर लेना ही बचा है कि भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में, जब समस्याओं का चरित्र ही अलग स्वरूप, विकटता और भयावहता में फंसा था, जब 1967 में लंदन टाइम्स में नेवेली मैक्सवेल ने लिखा था कि भारतीय संसद के लिए होने वाले चौथे आम चुनाव निश्चित तौर पर आखिरी आम चुनाव होंगे, क्योंकि इतना कुप्रबंधन उनको लगता था कि भारत में हो चुका है लोकतंत्र, शासन और प्रबंधन को लेकर, तब उस दौर में कांग्रेस ही शासन करने में सक्षम और समाधान की उम्मीद थी। तो क्या कांग्रेस की प्रासंगिकता 30-40 सालों की ही थी? उस दौर में कांग्रेस जितनी खरी उतरी और जो उसके खोट थे, उन गुण दोषों के कारण उपजी आज के दौर की नई राजनीति परिस्थिति और जटिलता में यदि कांग्रेस विकल्प नहीं, प्रतिस्पर्धी नहीं है, तो यह मोदी सरकार के लिए एक संयोग, उसका प्रारब्ध और प्रासंगिकता है। द वायर में द बीजेपी विल बी अ लूजर इवन इफ दे विंस उत्तर प्रदेश के शीर्षक के साथ हर्ष महेंद्र लिखते हैं कि जिन बुरे शासकीय मानकों और तत्वों को प्रतिष्ठित करने में कांग्रेस को 4 दशक लगे हैं, भाजपा सरकार ने वह कारनामा महज 7 सालों में कर दिखाया है। लिहाजा भाजपा कांग्रेस की तुलना में सत्ता से कहीं जल्दी बाहर हो जाएगी। यदि हर्ष महेंद्र की बात को मान लें, तो इंतजार करते रहिए कि मोदी सरकार की अपील, आवश्यकता और आकर्षण अपने ही बोझ में ढह जाए। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि 2002 के बाद से महेंद्र समेत अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शख्सियतों ने, मंचों ने, संगठनों और आंदोलनों ने जिस प्रकार एकजुट होकर सभी संभव अवसर में अपनी पूरी ताकत झोंकी और मोदी और भाजपा के राजनीतिक विस्तार को रोकने का समन्वित प्रयास किया, बावजूद इसके मोदी और भाजपा ने अपनी सियासी प्रासंगिकता बनाए रखी है, तो लगता है कि मोदी और भाजपा व संगठन प्रासंगिक बने रहने के लिए प्रतिस्पर्धियों से मिलने वाली इन चुनौतियों को सहजता से ले रहे हैं, सबक के रूप में ले रहे हैं। लोकतंत्र के उत्सव को लेकर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस की चुनौतियां जटिल हैं और उन्हें इसका हल ढूंढना ही होगा। द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में पुष्पेंद्र कुमार मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।